कल्पना कीजिए कि हमारी दिनचर्या का टाइम टेबल किसी स्मार्टफोन के कैलेंडर ने नहीं, बल्कि आज से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में बैठे किसी ग्रह ने तय किया हो। ये विचार ही अपने आप में बड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल। मतलब आधुनिक जीवन में हम समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं। सुबह 9 बजे काम शुरू हुआ और शाम 5 बजे खत्म हो गया। सही कहा। समय हमारे लिए बस एक खाली डिब्बे जैसा होता है। हाँ, और उस डिब्बे को हमें बस अपने मीटिंग्स और टू डू लिस्ट से भरना होता है। लेकिन क्या हो अगर समय कोई खाली डिब्बा ना होकर एक जीता जागता मौसम हो? एक जीता जागता मौसम, ये काफी दिलचस्प उपमा है ना? मेरा मतलब है एक ऐसा मौसम जिसका अपना मिजाज है, अपना एक व्यक्तित्व है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में यानी इस डीप डाइव में हम इसी टकराव को समझने वाले हैं। जी, और आज का विषय बहुत ही खास है। बिल्कुल। हमारे पास 14 मार्च 2026 दिन शनिवार का एक विस्तृत दैनिक पंचांग और राशिफल है। और हमारा मिशन सिर्फ ये पढ़ना नहीं है कि आज सितारों की चाल क्या है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होगा आज? हमें असल में ये डिकोड करना है कि ये प्राचीन कॉस्मिक टाइम टेबल मानव मनोविज्ञान के साथ कैसे खेलता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक बेहद प्राचीन आस्था आज के आधुनिक एल्गोरिदम के साथ तालमेल बिठा रही है। ये सच में एक बहुत ही आकर्षक विषय है, क्योंकि जब हम इन स्रोतों को करीब से देखते हैं तो पाते हैं कि ये केवल ग्रहों की स्थिति का गणित नहीं है। तो फिर ये और क्या है? देखिए, ये इस बात का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है कि इंसान अनिश्चितताओं से कैसे निपटता है। सदियों पहले जब हमारे पास घड़ियां या कैलेंडर नहीं होते थे, हाँ, तब आसमान ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता होगा। बिल्कुल। आसमान ही सब कुछ तय करता था। ठीक है, तो आसमान के इसी मार्गदर्शक को डिकोड करना शुरू करते हैं। भारी भरकम शब्दों से बचने के लिए मैं इसे एक प्राचीन मौसम पूर्वानुमान की तरह देखना पसंद करती हूँ। एक कॉस्मिक वेदर फोरकास्ट की तरह। ये समझने में काफी आसान है। हाँ, तो स्रोत के अनुसार 14 मार्च 2026 को शनिवार है। ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। और अगर थोड़े तकनीकी विवरणों में जाएं तो आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। और ध्रुव योग और कौलव करण भी है। जी। सूर्योदय सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त शाम 6:23 पर होगा। अब एक आम इंसान के नजरिए से देखा जाए तो ये शब्द किसी रहस्यमयी भाषा की तरह लगते हैं। मतलब नक्षत्र, योग और करण जैसे शब्द। हाँ, बिल्कुल। ये असल में क्या है और इनकी गणना कैसे होती है? इसे समझने के लिए हमें ब्रह्मांड को एक विशाल घड़ी की तरह देखना होगा। सूर्य और चंद्रमा इस घड़ी की सुइयां हैं। अच्छा, तो तिथि क्या होती है? तिथि असल में चंद्रमा की एक कला है। आज कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, जिसका मतलब है कि कल ही पूर्णिमा खत्म हुई है। और आज से चंद्रमा ने घटना शुरू कर दिया है। सही पकड़ा आपने। ये एक संक्रमण का समय है। अब आते हैं नक्षत्र पर। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लेता है। तो प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने इस पूरे रास्ते को 27 हिस्सों में बांट दिया। हर हिस्सा एक नक्षत्र है। तो जब हम कहते हैं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चंद्रमा आज आसमान के उस विशिष्ट हिस्से से गुजर रहा है जिसे उत्तरा फाल्गुनी कहा जाता है। अरे वाह! तो ये एक तरह का कॉस्मिक जीपीएस है जो बता रहा है कि चंद्रमा इस वक्त ब्रह्मांड के किस मील के पत्थर के पास है। एकदम सटीक उपमा दी है आपने। और योग जो होता है वो सूर्य और चंद्रमा की कोणीय दूरी का गणितीय जोड़ होता है। कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस। बिल्कुल। आज ध्रुव योग है। संस्कृत में ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर या अचल, जो हिले नहीं। जैसे ध्रुव तारा। हाँ, एकदम ध्रुव तारे की तरह। और करण एक तिथि का आधा हिस्सा होता है। तो जब पंचांग कहता है कि आज ध्रुव योग है, तो वो सिर्फ गणित नहीं बता रहा है। तो वो क्या बता रहा है? वो अवचेतन रूप से एक मनोवैज्ञानिक संकेत दे रहा है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आज स्थिरता का समर्थन कर रही है। मतलब ये उन कार्यों के लिए अच्छा दिन है जिनमें लंबे समय तक टिके रहने की जरूरत होती है। बिल्कुल। जिनमें फोकस और स्थिरता चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ मैं थोड़ा संशय में हूँ। मतलब क्या ये इंसानी दिमाग की सिर्फ एक चाल नहीं है? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मेरा मतलब है, आसमान में पत्थरों और गैस के गोलों की गति का हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर असर कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ दिन को
अर्थपूर्ण बनाने का एक प्राचीन तरीका नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर हम इसे विशुद्ध रूप से भौतिक विज्ञान के चश्मे से देखें तो हाँ, शायद कोई सीधा गुरुत्वाकर्षण प्रभाव न हो जो हमसे कोई खास काम करवाए। सही बात है, लेकिन मानव विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से देखिए, ये एक फ्रेमवर्क या ढांचा है। इंसान स्वाभाविक रूप से अराजकता से डरता है। हाँ, इंसान को पैटर्न चाहिए होते हैं। बिल्कुल। जब पंचांग दिन को एक मिजाज या व्यक्तित्व दे देता है तो वो इंसान को समय के प्रति सचेत करता है। ये एक माइंडफुलनेस का अभ्यास है। अच्छा, तो दिन की शुरुआत में ही ये सोचना कि आज स्थिरता का दिन है, व्यक्ति के व्यवहार को उसी दिशा में ढाल देता है। एकदम सही। और माइंडफुलनेस का ये ढांचा समय प्रबंधन के मामले में और भी ज्यादा मुखर हो जाता है। क्योंकि स्रोत में दिन को बहुत ही विशिष्ट और कठोर हिस्सों में बांटा गया है। और सच कहूं तो यही मुझे इस पूरी प्रणाली से सबसे बड़ी शिकायत है। शिकायत? कैसी शिकायत? देखिए, पंचांग कहता है कि आज राहु काल सुबह 9:20 से 10:50 तक रहेगा और इस समय को नए या महत्वपूर्ण कार्यों के लिए स्पष्ट रूप से वर्जित माना गया है। जी, राहु काल को अशुभ माना जाता है। और इसके विपरीत दोपहर 12:05 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त है, जिसे सफलता के लिए सबसे शुभ बताया गया है। ये समय का बहुत ही सूक्ष्म विभाजन है। सूक्ष्म तो है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से अव्यावहारिक नहीं है? अव्यावहारिक कैसे? मतलब सुबह 9:20 से 10:50 का समय, ये ठीक वही समय है जब दुनिया भर के दफ्तरों में सबसे ज्यादा काम शुरू होता है। हाँ, लोग अपने काम पर पहुंचते हैं। लोग मीटिंग्स करते हैं, क्लाइंट्स को पिच करते हैं, और तो और स्टॉक मार्केट खुलता है। अगर कोई व्यक्ति इस समय को अशुभ मानकर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? तब तो अर्थव्यवस्था का पहिया ही रुक जाएगा। बिल्कुल, आधुनिक 9 to 5 की अर्थव्यवस्था तो चरमरा जाएगी। तो ये प्राचीन गणना आधुनिक जीवन शैली के साथ सीधे टकराव में है ना? देखिए, पहली नजर में ये टकराव ही लगता है, लेकिन अगर हम आधुनिक उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी के सिद्धांतों को देखें तो ये टकराव एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक में बदल जाता है। कौन सी तकनीक? इसे आधुनिक भाषा में टाइम बॉक्सिंग कहते हैं। टाइम बॉक्सिंग? अरे वाह, क्या प्राचीन ऋषि मुनि हमें कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सिखा रहे थे? कुछ हद तक हाँ। देखिए, आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि इंसानी दिमाग लगातार 8 घंटे उच्च एकाग्रता के साथ काम नहीं कर सकता। हाँ, उसे ब्रेक चाहिए होता है। उसे फोकस और डिफ्यूज मोड के बीच स्विच करना होता है। अब राहु काल के मनोविज्ञान को समझिए। जब किसी को पता होता है कि सुबह 9:20 से 10:50 तक कोई बहुत बड़ा जोखिम नहीं लेना है, तो वो उस 1.5 घंटे का इस्तेमाल रूटीन कामों के लिए करता होगा। बिल्कुल, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, फाइलें व्यवस्थित करना या अपने सहकर्मियों के साथ कैजुअल चर्चा करना। जिनमें ज्यादा मानसिक ऊर्जा नहीं लगती है। सही कहा, इसमें दिमाग थकता नहीं है। मतलब ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक वार्म अप या कूल डाउन पीरियड बन जाता है। ठीक यही बात है। और फिर जब 12:05 पर अभिजीत मुहूर्त शुरू होता है तो क्या होता है? व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम पर लग जाता होगा। हाँ, वो अपनी पूरी संचित ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ दिन के सबसे कठिन काम पर लग जाता है, जिसे हम डीप वर्क कहते हैं। क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ये समय सफलता की गारंटी देता है। और ये विश्वास ही उसके प्रदर्शन को बेहतर बना देता है। इसे विज्ञान में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो राहु काल काम रोकने का नहीं, बल्कि काम की प्रकृति को बदलने का टूल है। ये नजरिया तो इस पूरी अवधारणा को पलट कर रख देता है। यह डर पैदा करने के बजाय ऊर्जा को प्रबंधित करने का एक तरीका बन जाता है। जी बिल्कुल। और ऊर्जा प्रबंधन की इसी रणनीति में स्रोत ने एक और दिलचस्प तत्व जोड़ा, रंग। चूंकि आज शनिवार है, स्रोत के अनुसार शनिदेव की कृपा पाने के लिए आज का शुभ रंग नीला और काला बताया गया है। रंगों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान या मनोविज्ञान है, या बस ग्रहों को उनके मनपसंद रंग पहनाने की कोशिश है? इसके पीछे प्रकाश का विज्ञान और रंग मनोविज्ञान दोनों का एक गहरा मिश्रण है। वो कैसे? देखिए, शनि को ज्योतिष में कर्म, अनुशासन, न्याय और वैराग्य का ग्रह माना जाता है। अब अगर हम काले रंग के भौतिक गुण को देखें तो काला रंग सभी रंगों को सोख लेता है। यानी वो सभी तरह के प्रकाश को अपने अंदर समा लेता है। हाँ, यह किसी भी रंग को परावर्तित या रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो ये एक तरह से बाहरी दुनिया से खुद को काटने या डिटैच करने का प्रतीक हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब इंसान नीला या काला रंग पहनता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो गंभीरता, गहराई और एकाग्रता की स्थिति में जाने का प्रयास कर रहा होता है। मतलब ये मन की चंचलता को कम करता है। जी,
जब आप शनिवार को जानबूझकर काला रंग पहनते हैं तो आप खुद को दिन भर याद दिला रहे होते हैं कि आज अनुशासित रहना है, आज मेहनत करनी है। ये तो एक विजुअल एंकर की तरह काम करता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, विजुअल एंकर। ये एक बहुत ही शानदार व्याख्या है। मतलब हमने दिन के ढांचे को समझ लिया और समय के मनोविज्ञान को भी समझ लिया। लेकिन दिन का ढांचा सबके लिए समान होने के बावजूद हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव अलग होता है। क्योंकि हर इंसान अलग है। और यहीं से स्रोत का वो हिस्सा शुरू होता है जो व्यक्तिगत भविष्यवाणियां करता है, यानी 12 राशियों का राशिफल। राशिफल हमेशा से मानव प्रवृत्तियों का एक दर्पण रहा है। मैंने इस स्रोत को पढ़ते समय एक चीज नोटिस की। क्या नोटिस किया आपने? अगर हम उन राशियों की बात करें जिन्हें आज सफलता मिलने वाली है, जैसे वृषभ, कर्क, कन्या, धनु और मीन। जी, ये आज की भाग्यशाली राशियां बताई गई हैं। अगर हम इन सभी के लिए की गई भविष्यवाणियों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट थीम उभर कर आती है। कैसी थीम? देखिए, वृषभ के लिए कहा गया है धन लाभ और रुके काम पूरे होंगे। कर्क के लिए व्यापार और नौकरी में तरक्की। और कन्या के लिए भी अच्छे धन लाभ के संकेत हैं। बिल्कुल। और धनु व मीन के लिए भी धन प्राप्ति और सफलता की बात कही गई है। इन 5 राशियों के लिए ब्रह्मांड का संदेश सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है, पैसा और आर्थिक सुरक्षा। ये एक बहुत ही पैनी ऑब्जर्वेशन है आपकी, और ये अकारण नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि सदियां बीत गईं, साम्राज्य बने और ढह गए, तकनीक चांद तक पहुंच गई, लेकिन इंसान का स्वभाव नहीं बदला। हाँ, इंसान का सबसे बड़ा डर आज भी वही है कि उसका बैंक बैलेंस कैसा रहेगा। क्या ज्योतिष सिर्फ इंसान की इस सबसे बड़ी असुरक्षा को भुनाने का एक साधन नहीं है? देखिए, भुनाना शायद थोड़ा कठोर शब्द होगा, लेकिन ये बुनियादी मानवीय जरूरतों को संबोधित जरूर करता है। वो कैसे? अगर हम मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो की जरूरतों के पदानुक्रम को याद करें, जिसे मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं, जिसमें सबसे नीचे बुनियादी जरूरतें होती हैं। जी, इंसान की सबसे निचली और बुनियादी जरूरतें भोजन, आश्रय और सुरक्षा हैं। आज के आधुनिक समाज में इन तीनों का सीधा अर्थ पैसा और नौकरी ही तो है। सही बात है। तो जब राशिफल कहता है कि आज रुके हुए काम पूरे होंगे, तो ये व्यक्ति के अवचेतन मन में दबे तनाव को कम करता है, उसे एक उम्मीद मिलती है। लेकिन क्या ये एक झूठी तसल्ली नहीं है? इसे हम सकारात्मक पुष्टिकरण या पॉजिटिव अफर्मेशन कहना ज्यादा सही समझेंगे। पॉजिटिव अफर्मेशन मतलब खुद को सकारात्मक सुझाव देना। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति ये सोचकर घर से निकलता है कि आज का दिन उसके पक्ष में है, तो उसकी शारीरिक हावभाव या बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। वो अवसरों को लेकर ज्यादा चौकन्ना हो जाता होगा। जी, वो मीटिंग्स में ज्यादा आत्मविश्वास से बोलता है, और अक्सर ये आत्मविश्वास ही उस सफलता का कारण बन जाता है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। इसे मनोविज्ञान में शायद सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। एकदम सही। जो आप सोचते हैं वही आप सच कर देते हैं। मैं समझ रही हूँ। तो भविष्यवाणी खुद एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम कर रही है। लेकिन ये सिद्धांत उन लोगों पर कैसे लागू होता है जिनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं बताया गया है? आप बाकी राशियों की बात कर रही हैं? हाँ, अगर हम बाकी राशियों को देखें, जैसे मेष, सिंह, मिथुन, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ, इनमें अग्नि और वायु तत्व की राशियां ज्यादा हैं। जी, इनके लिए स्रोत ने मिश्रित या चुनौतीपूर्ण परिणाम बताए हैं कि कामकाज में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो क्या यह भविष्यवाणी व्यक्ति को हतोत्साहित नहीं कर देगी? वो तो पहले ही डर जाएगा। यहीं पर इस स्रोत की संरचना सबसे ज्यादा संतुलित और मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व दिखाई देती है। आप ध्यान दीजिए कि क्या स्रोत ने किसी भी राशि के लिए यह कहा है कि आज सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। क्या यह कहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही इसका रहस्य है। प्राचीन भारतीय ज्योतिष नियतिवाद और स्वतंत्र इच्छा के बीच एक बहुत ही बारीक लकीर पर चलता है। नियतिवाद मतलब? डिटर्मिनिज्म। और स्वतंत्र इच्छा मतलब फ्री विल। जी। यह मानता है कि ग्रहों की स्थिति एक निश्चित माहौल बनाती है, लेकिन यह कभी नहीं कहता कि इंसान पूरी तरह से लाचार है। अच्छा। जैसे सिंह राशि को खर्च बढ़ने का डर दिखाया गया है, लेकिन साथ ही धैर्य और सावधानी का उपाय भी दिया गया है। बिल्कुल, इसे हम एक्शनेबल एडवाइस कह सकते हैं। मतलब ये एक चेतावनी प्रणाली है, कोई अंतिम फैसला नहीं। सटीक कहा आपने। ये व्यक्ति को ये विश्वास दिलाता है कि भले ही ब्रह्मांडीय हवाएं आज आपके खिलाफ बह रही हों,
लेकिन अगर आप अपनी मेहनत और समझदारी का पाल सही दिशा में सेट करें तो आप तूफान से बच सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये मानव मन को नियंत्रण का एहसास देता है और मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान महसूस करता है कि परिस्थितियां उसके नियंत्रण में हैं, तो उसका तनाव अपने आप आधा हो जाता है। सच में ये एक बहुत गहरी बात है। मतलब एक तरफ ये व्यवस्था हमें दिखाती है कि हम एक विशाल ब्रह्मांडीय नाटक का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, जी, और दूसरी तरफ ये हमारे हाथों में कर्म की शक्ति सौंप देती है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन अब हम इस स्रोत के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा चौंकाया है। ऐसा क्या था उस हिस्से में? देखिए, हमने प्राचीन नक्षत्रों, योग, रंगों और मनोविज्ञान की बात की, लेकिन ये स्रोत कोई पुरानी पांडुलिपि तो है नहीं। ये आज के डिजिटल युग में इंटरनेट पर परोसा जा रहा कंटेंट है। हाँ, आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही तो है। और इस स्रोत का अंत जिस तरीके से होता है वो प्राचीन आस्था और आधुनिक तकनीक का एक ऐसा संगम है जो थोड़ा अजीब भी है और बहुत दिलचस्प भी है। आप शायद उस कॉल टू एक्शन की बात कर रही हैं जो वीडियो या लेख के अंत में आता है। हाँ बिल्कुल, मैं स्रोत के उन अंतिम वाक्यों को शब्दशः पढ़ना चाहती हूँ ताकि इस पर हम गहराई से चर्चा कर सकें। जी बताइए, क्या लिखा है? स्रोत कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि शनि देव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव। मिलते हैं कल फिर एक नए राशिफल के साथ। ये बहुत ही टिपिकल क्लोजिंग है आजकल की। इसे पढ़कर मेरे दिमाग में जो पहला शब्द आया वो था डिजिटल प्रसाद। डिजिटल प्रसाद, अरे वाह, ये एक बहुत ही मारक और सटीक उपमा है। जरा सोचिए ना, एक समय था जब लोग भगवान की कृपा पाने के लिए मीलों पैदल चलकर मंदिरों में जाते थे। हाँ, वे दान पेटी में पैसे डालते थे, घंटियां बजाते थे, दिए जलाते थे। ये आस्था जताने का एक बहुत ही भौतिक और आध्यात्मिक तरीका था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। आज हम शनिदेव की कृपा सुनिश्चित करने के लिए सिलिकॉन वैली में बैठे किसी टेक जायंट के एल्गोरिदम को खुश कर रहे हैं। हम स्क्रीन पे बस एक लाइक का बटन दबा देते हैं। हाँ, और सब्सक्राइब करके ये मान रहे हैं कि देवता हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। क्या ये आस्था का मशीनीकरण नहीं है? देखिए, ये सिर्फ मशीनीकरण नहीं है, ये आस्था का एक सोची समझी रणनीति के तहत व्यावसायीकरण है। कमर्शियलाइजेशन। मतलब ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। बिल्कुल। आधुनिक कंटेंट क्रिएटर्स मानव मनोविज्ञान और डिजिटल एल्गोरिदम दोनों के महारथी बन के हैं। अगर हम इस वाक्य का विखंडन करें तो ये एक मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास किस चीज की? इस बात की कि लोगों के व्यवहार को कैसे नज किया जाए, कैसे उनसे वो करवाया जाए जो क्रिएटर चाहता है। मैं इस विखंडन को समझना चाहूंगी। ये सिर्फ एक आम YouTube अपील से कैसे अलग है? एक आम क्रिएटर क्या कहता है? वो कहता है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हाँ, इसमें श्रोता के पास विकल्प होता है कि पसंद आया तो ठीक है वरना मत करो। सही कहा। लेकिन यहाँ क्रिएटर ने क्या किया? उसने शनिदेव की कृपा को लाइक और सब्सक्राइब बटन के साथ जोड़ दिया। ये तो सीधे भावनाओं पर वार है। बिल्कुल। भारतीय जनमानस में शनिदेव को कर्मों के फलदाता और न्याय के देवता के रूप में देखा जाता है। उनके साथ एक स्वाभाविक श्रद्धा जुड़ी होती है। और सच कहा जाए तो एक अज्ञात डर भी जुड़ा होता है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि शनिदेव उससे नाराज हो। यही तो कैच है। तो जब श्रोता पूरा राशिफल सुन लेता है, उसके मन में अपने दिन को लेकर कुछ उम्मीदें और कुछ चिंताएं घर कर चुकी होती हैं। मतलब वो मानसिक रूप से काफी संवेदनशील स्थिति में होता है। एकदम सही। ऐसे में ये वाक्य एक भावनात्मक ट्रिगर का काम करता है। ये दर्शक के मन में मौजूद श्रद्धा या डर का सीधा इस्तेमाल करता है। अगर आप कृपा चाहते हैं तो लाइक करें, ये श्रोता के लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ता। जी, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव है जिसे डिजिटल अनुष्ठान का रूप दे दिया गया है, डिजिटल रिचुअल। और इसका क्रिएटर को क्या फायदा होता है? मतलब देवता तो शायद ही लाइक गिनते होंगे। क्रिएटर को इससे सीधा आर्थिक लाभ होता है। जो धार्मिक भावनाएं पहले एक व्यक्तिगत और अमूर्त अनुभव हुआ करती थीं, उन्हें आज सोशल मीडिया मैट्रिक्स में बदल दिया गया है। मतलब व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स में। जी, जब हजारों लोग कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम इसे उच्च एंगेजमेंट मानता है। और फिर वो उस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक प्रमोट करता होगा। बिल्कुल, वीडियो वायरल होता है, विज्ञापन से कमाई होती है। तो असल में दर्शक की आस्था के इस डिजिटल प्रसाद का उपभोग देवता नहीं बल्कि वो कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर रहा है। यही आज के डिजिटल युग की सच्चाई है।
ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन दिलचस्प सच है कि कैसे हमने अपने सबसे पुराने देवताओं को स्मार्टफोन की स्क्रीन के हिसाब से ढाल लिया है। आज की दुनिया में एल्गोरिदम ही वो नया देवता बन गया है जिसे लगातार इंगेजमेंट की बलि या चढ़ावा चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, आज की इस शानदार और बहुत सी परतों वाली चर्चा को समेटते हैं। हमने इस एक दैनिक पंचांग और राशिफल से काफी कुछ डिकोड किया। जी, हमने बहुत सारे पहलुओं पर बात की। हमने शुरुआत की इस समझ के साथ कि कैसे पंचांग सिर्फ तारीखों का गणित नहीं है, बल्कि ये समय को एक अंतरिक्षीय मौसम या कॉस्मिक वेदर के रूप में प्रस्तुत करता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे नक्षत्र और योग हमें एक मनोवैज्ञानिक रूपरेखा देते हैं। हाँ, इसके अलावा हमने ये भी समझा कि राहु काल और शुभ मुहूर्त जैसे समय के विभाजन आधुनिक ना से 5 की दुनिया के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एक तरह की टाइम बॉक्सिंग तकनीक है जो हमें फोकस करने और ऊर्जा बचाने का मौका देते हैं। इसके बाद हमने राशियों की विश्लेषण में ये देखा कि कैसे ये भविष्यवाणियां इंसान की सबसे गहरी असुरक्षाओं, मुख्य रूप से पैसे और करियर के इर्द गिर्द घूमती हैं। और कैसे ये हमेशा एक सकारात्मक उम्मीद जगाकर नियति और स्वतंत्र इच्छा के बीच संतुलन बनाती हैं। और अंततः हमने डिजिटल प्रसाद की घटना का विश्लेषण किया, जहां प्राचीन आस्थाएं और आधुनिक सोशल मीडिया एल्गोरिदम आपस में हाथ मिला लेते हैं। ये सब मिलकर सच में एक बहुत ही जटिल कहानी बुनते हैं। ये दिखाता है कि समाज चाहे कितना भी तकनीकी रूप से उन्नत क्यों ना हो जाए, भविष्य को लेकर अनिश्चितता इंसान के स्वभाव का एक अभिन्न हिस्सा है। और उस अनिश्चितता से निपटने के लिए हमें हमेशा कुछ ढांचों, कुछ कहानियों और कुछ विश्वास प्रणालियों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ मैं आज की इस डीप डाइव को एक ऐसे सवाल पर छोड़ना चाहती हूँ जो शायद हम सबको काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर दे। वो सवाल क्या है? ध्यान करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर हम पल भर के लिए ये मान ले कि ब्रह्मांड की चाल और ग्रहों की स्थिति वास्तव में पहले से ही हमारे दिन का पूरा ब्लूप्रिंट तय कर देती है, तो क्या इस तरह के दैनिक राशिफल हमें हमारी अपनी गलतियों और हमारी अपनी सफलताओं के व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने से रोकते हैं? ये एक बहुत ही गहरा विचार है। क्या हम अपनी असफलताओं का दोष बहुत आसानी से ग्रहों के गोचर पर मढ़ देते हैं, या फिर क्या ये राशिफल हमें जीवन की अनिश्चितताओं और उन अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने का महज एक टूल है, एक ऐसा सहारा जो हमें टूटने से बचाते हैं? इस पर तो सच में काफी विचार करने की जरूरत है। जी, इस पर विचार कीजिएगा। आज की हमारी इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और हर उस चीज पर सवाल उठाते रहिए जो सामान्य लगती है।